देख रहे समस्त दर्शकों का स्वागत है। साहित्यिक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगामी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबा दें। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार रत्नेश, साहित्य टीवी पर। जैसा कि हम आपसे वादा करते हैं, साहित्य टीवी पर नए नए साहित्यकारों को लेकर के आना, और हमारा जो साहित्य में हित यानी साहित्य में सबका हित, इस बात को लेकर के जो हमने बीड़ा उठा रखा है, उसी के अंदर आज हमारे पास में एक नवोगत बिल्कुल नए नए साहित्यकार जिनकी उम्र बहुत कम है, इस उम्र में साहित्यकार होना इस देश के लिए एक ख्याति प्राप्त करने के बराबर है। ऐसे ही साहित्यकार हमारे साथ हैं आज सुनील गुप्ता जी। सुनील गुप्ता जी से आज हम बात करेंगे साहित्य के बारे में, उनका क्या कहना है और उनकी कुछ ऐसी रचनाओं के बारे में आपसे बात करेंगे कि उनकी रचनाएं इस देश में अपने व्यूअर्स में कैसे क्या लाभ पहुंचा रही हैं, उन रचनाओं का कैसे कैसे लोग, उनके जो शुभचिंतक हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनको कैसे इस चीज़ को महसूस करते हैं। सुनील जी, गुप्ता जी, आपका स्वागत है चमटी साहित्य टीवी में आपका कि आपने अपना बहुत कीमती समय साहित्य टीवी को दिया जाए। गुप्ता जी, आप हमें सबसे पहले बताइए कि आपकी जो आयु ये बहुत कम है, तो आप साहित्य के क्षेत्र में कैसे आए? आपका क्या रुझान हुआ साहित्य में, आपने क्या देखा? सर, स्टार्टिंग से ही मुझे कहानियाँ लिखने, कविताएं लिखने, गीत लिखने का शौक़ रहा है, लेकिन कभी कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला था जिस पे मैं अपनी लिखी हुई रचनाओं को प्रकाशित कर पाऊँ, जिस पर मैं अपनी मन की व्यथाओं को वर्णित कर पाऊँ। लेकिन ऑनलाइन एक वेबसाइट मिली मुझे जिस पे मैंने अपनी पहली रचना डाली और मैं दंग रह गया। उस पर बहुत ही उत्साहजनक परिणाम रहा है। फिर उसके बाद जब प्रशंसाएं मिली तो शौक़ जो था वो बढ़ता गया और फिर आज की डेट में मेरे पास कम से कम 12-15 कहानियों का संग्रह है जो मैंने लिखा है। मेरी एक रचना लगभग 8.5 लाख लोगों ने पढ़ी है और इसके अलावा बहुत सारे गीत, कविताएं भी मैं लिख चुका हूँ। ऐसे ही इसके अलावा मेरी एक कहानी को एक टीवी चैनल ने भी ख़रीदा है, पता नहीं, शायद उस पर वेब सीरीज वगैरह कुछ बनाना चाहते हैं। गुप्ता जी, मैं आपको रोकना चाहूँगा। जैसे आपने बताया कि आपकी जो एक रचना लाखों व्यूअर्स ने देखी और जो आपको उससे बहुत बड़ा एक उत्साह मिला, उस रचना का नाम भी हमारे दर्शकों को बताइए। मेरी उस कहानी का नाम है नखरीली। ये 2 बहनों की कहानी है जो कैसे एक छोटे से गरीबी से उठ करके उन्होंने कैसे ख्याति प्राप्त किया, कैसे अपने आप को समाज में रहने लायक बनाया। इसी घरेलू ही पारिवारिक माहौल में उत्पन्न हुई कहानी को मैंने लिखा हुआ था और उसका परिणाम सबसे अच्छा रहा मेरे जीवन पर। बहुत सारे लोगों ने उसे पसंद किया और सराहा। मित्रों, जैसे कि गुप्ता जी ने बताया कि आपकी एक रचना लाखों फॉलोअर्स, यानी कि देखिए कितने दिल से नए साहित्यकार को जो अपने दिल में स्थान दिया, नए नए लोगों ने उस रचना को सराहा। ऐसी रचना, ऐसे साहित्यकार सुनील गुप्ता जी हमारे साथ हैं। गुप्ता जी, हमें बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए कि आपने अब तक जैसे बताया 12-13 आपकी अच्छी कहानी आपकी लिखी हुई है, तो अब आप इसको कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं? अभी मेरे पास कोई सूटेबल प्लेटफॉर्म नहीं है। अभी जो सारी रचनाएं हैं वो उसी वेबसाइट पर पड़ी हुई हैं और वहीं से ही जिसको पढ़ना होता है पढ़ लेते हैं। अभी मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, एक किताब के संपादक थी, एक्चुअली वो लड़की थी, उन्होंने मुझसे संपर्क किया कि सर आपकी स्टोरी को मैं अपने किताब में स्थान देना चाहती हूँ। तो मैंने उन्होंने मुझे 4 पेज का एक स्लॉट दिया है अपनी एक किताब में और उसमें मैंने ये अपनी कहानी का एक छोटा सा पार्ट दिया है 4 पेज में, क्योंकि कहानी तो आ नहीं सकती थी और सिर्फ उसका पार्ट आया है। जल्द ही वो मेरी किताब, संकलित किताब जो है बहुत सारे लेखकों का है, वो भी आने वाली है। गुप्ता जी, आपने जैसे बताया कि 4 पेज में नहीं हो सकता, तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि कहानी के लिए कितने शब्दों का चयन होना चाहिए या कितने मिनट्स का चयन होना चाहिए ताकि वो दर्शक और जो श्रोता हैं उस कहानी को लगातार सुनते रहें और अपने दिल से उसको ग्रहण करें, उस चीज़ को, उसका लाभ भी उठा सके जाए। कहानी सर अगर लघु कथा होगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट 30 मिनट में पढ़ने में मतलब
25-30 पेज में ख़त्म हो जाएगी। अब आप उसे ये कह सकते हैं 20 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा उपन्यास धारावाहिक होगा तो उसमें ज़्यादा समय लगेगा, 3-3 घंटे भी लग जाते हैं उसमें लिखने में और पढ़ने में, सुनने में। तो अलग अलग कहानियों का अलग अलग वो होता है, मतलब रूप होता है। जो उपन्यास होता है, धारावाहिक होता है, लघु कथा होता है, प्रेरक होता है, जो भी कहानी लिखते हैं। साहित्य जैसे बात चल रही है, कितनी सारी बातें बताई। लघु कथा होता है, संक्षिप्त कथा होती है, बड़ी कथा होती है, और भी प्रेरक भी होते हैं। इस तरह के बहुत सारी बातें सुनील जी ने बताया। सुनील जी, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं, हमारे दर्शकों को आप ये भी बताइए कि साहित्य में जाने से साहित्यकारों का क्या लाभ है, या ये मैं दूसरी भाषा में ये कहूँ कि आपकी बात को जनता सुने, उससे वो क्या लाभ उठाया जाए। सर, सबसे बड़ी बात, साहित्यकार कोई भी किसी भी अगर टॉपिक को उठाता है तो उसमें ऐसा कुछ वो पिरोता है, इस तरह से उसका ताना बाना बुनता है कि अंत में वो कहानी कुछ ना कुछ संदेश छोड़ती हुई निकलती है। जैसे मेरी यही कहानी जो मैं जिसका जिक्र कर रहा था आपसे भी, नखरीली, वही कहानी जब ये अंत की तरफ जाती है तो उसके बाद पढ़ने वाले, सुनने वाले, देखने वाले दर्शकों के मन में एक आत्मसंतुष्टि का भाव आता है कि दो बहनों ने कितना संघर्ष करके, कितना मुसीबतें उठा करके और यहाँ इस मुकाम पर पहुँची हैं। तो पढ़ने वाले को भी ये एहसास होता है कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। कितनी भी परेशानियाँ, कितना भी संघर्ष करना पड़े, हमें अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो हमें ऐसा लग रहा है कि आपकी बातों से, आपकी कहानी से, कि जो नखरीली है वो बहुत ही निम्न स्तर के परिवार की कहानी, ऐसा लग रहा है आपकी बातों से। तो हमें आप ये बताइए, क्या कभी एक उच्च स्तर के लोगों के लिए आपने कभी कोई कहानी लिखी है? बहुत उच्च स्तर के लोगों के लिए तो नहीं लिखी है। हाँ, एक कहानियों, मेरी कहानी में एक पात्र है, इस वाली में नहीं, दूसरी कहानी एक मेरी प्यार का नशा, उसमें एक पात्र है, एक मेरी कैरेक्टर है कशिश, उस लड़की का नाम है। उसका मैंने जो बैकग्राउंड दिया है वो हाई प्रोफाइल फैमिली से बिलोंग करती है। तो पूरी कहानी तो उसके ऊपर बेस्ड नहीं है, बट मैंने थोड़ा सा उसका कैप्शन डाला है। तो ऐसे कैप्शन से क्या कहानी पूर्ण होती है? हाँ, सिर्फ उसी से ही कहानी नहीं पूर्ण होती है, उसके साथ साथ उसके पैरेलल कैरेक्टर भी चलते रहते हैं। फिर दोनों का समानांतर जब चलते रहते हैं उसके बाद कहानी पूर्ण होती है। मित्रों, साहित्य में बात अच्छी चल रही है, साहित्य की बात है, लेकिन इस कहानी से, नखरीली से, हमें एक बात मैं आपको यहाँ स्पष्ट और साफ याद दिलाना चाहता हूँ कि जैसे सुनील गुप्ता जी ने बताई कि ये एक संघर्ष की कहानी है। मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहता हूँ कि संघर्ष सिर्फ एक गरीब परिवार में भी नहीं होता, संघर्ष कहीं भी, किसी भी स्थान पर भी हो सकता है। जैसे कि एक विकलांग भी कोई होता है, वो भी अपने लाइफ के साथ में संघर्ष कर रहा होता है। तो क्या कभी कोई ऐसे विकलांग क्षेत्र में भी आपने कोई कहानी को, समाज को दिया है? नहीं, विकलांग क्षेत्र में तो नहीं लिखा है। हाँ, अभी ख़त्म हुई एक कुप्रथा के लिए मैंने एक कहानी लिखा है, जिसमें एक ये जो 3 तलाक के विषय में एक कहानी मैंने डाला है। अभी लोगों ने कुछ उस पर आपत्तियाँ भी दर्ज कराई, लेकिन जो कुछ मैंने डाला है ऑथेंटिकेटेड डाला है और उस पर स्टडी करके ही डाला है। मेरी कहानी है बेपनाह इश्क, जिसमें एक मुस्लिम फैमिली का पूरा कहानी है, जिसमें वो जो कैरेक्टर है मेरी, जो इस हीरोइन की, जो इस कहानी की नायिका है रूही, वो संघर्ष करते हुए कैसे इस कुप्रथा की भेंट चढ़ जाती है, उसका पूरा ताना बाना बुना है। एक गलतफहमी, एक पल भर के गुस्से में उसकी पूरी ज़िंदगी कैसे तबाह हो जाती है, ये मैंने इसमें शो किया है। जरूर बताइए थोड़ा सा हमारे दर्शकों, क्या आपने उसमें ऐसा किया है? उसमें जो मेरी कहानी की स्ट्रीम कैरेक्टर है, जो नायिका है, उसका नाम रूही है। तो उसकी शादी उसी के मतलब खाला, मोहम्मडन में खाला को मौसी बोलते हैं, तो उसी के लड़के के साथ होती है। फिर बहुत दोनों में आपस में बहुत प्यार भी था, सारे लोग उसे, लड़की को बहुत ज़्यादा मानते थे। लेकिन कुछ गलतफहमियां ऐसे उत्पन्न हो गई जिसमें उसके शौहर ने गुस्से में आकर के उसे तलाक दे दिया। अब उनके धर्म के अनुसार, उनकी जो रीति रिवाज है उसके अनुसार
अगर एक बार 3 तलाक हो गया तो फिर उसका प्रोसेस बहुत लंबा है। वही सारे प्रोसेस को फॉलो करते हुए अंत में वो इतना सहते 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 थक गई और फिर वो अंत में मृत्यु को प्राप्त हो गई। तो ये पूरी स्टोरी का ताना बाना मैंने बुना है और लिखा है, बहुत पसंद किया मित्रों, है। सुनील गुप्ता जी ने जो दर्द बयां किया है एक कुप्रथा के बारे में, तलाक, कितना कहना आसान है, तलाक तलाक तलाक। मित्रों, उस महिला से पूछिए जिसने तलाक के दंश को झेला है। एक छोटी सी भूल या एक छोटी सी कुप्रथा कहूं, भूल नहीं कहूंगा मैं इसको, कुप्रथा, कि 3 बार तलाक कहने से तलाक हो गया। गलती से उस शौहर ने अपनी गलती भी मान ली, लेकिन इस धर्म की एक विडंबना देखिए, एक ऐसी बड़ी भूल देखिए, एक ऐसा घिनौना पाप देखिए आप इसको, कि अगर वो पुरुष उस महिला को दोबारा पाना चाहता है, अपनी गलती को रियलाइज यानी कि महसूस करना चाहता है उसको, तो आप उसकी आगे की बात को मैं आपको कहूँ तो आपको भी ऐसा फील होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए, तलाक के बाद में एक हलाला का प्रोसेस होता है, और हलाला क्या है? उस महिला के लिए सबसे बड़ा अभिशाप, सबसे बड़ा नरक। ये कहूँ मैं कि एक महिला बच्चे देने के समय पर जिस दर्द को झेलती है, उससे कई 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 गुना, हजारों गुना उस हलाला के दर्द को झेलती है। क्योंकि हलाला एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसने तलाक दिया, अब हलाला होगा तो वो उस पत्नी को दोबारा से स्वीकार करेगा। और हलाला की प्रक्रिया यही है कि वो महिला किसी अन्य पुरुष के पास जाए और उसके साथ रात बिताए, और वो पुरुष कह दे कि मैंने हलाला कर लिया है, तब वो पुरुष जो हलाला करने वाला है वो उसको तलाक देगा, और उसी महिला से वो पहले वाला पुरुष शादी करेगा। इसमें मैंने अपने एक मित्र थे और एक हमारे दोस्त थे, उनसे मैंने सलाह मशवरा किया क्या प्रोसेस है, कैसे होता है। इसे मैंने अपने मन से नहीं लिखा है, इसमें मैंने सहायता ली, उन्होंने बताया मुझे बाकायदा ऐसे ऐसे होता है। तो इसमें हमारे एक मित्र हैं मोहम्मद वसीम, हमारी एक महिला मित्र हैं, उनका नाम हुमा बेगम है। तो उन्होंने मेरी सहायता करी है, उन्होंने मुझे पूरा प्रोसेस समझाया है, उसके बाद मैंने पूरा ये प्रोसेस लिया है। इसके अलावा मैंने इसे लिखने से पहले पूरा स्टडी किया था, और जो मुझे पढ़ने के बाद मेरी रूह थर्रा गई, मैं लिखते हुए रो रहा था इस कहानी को। पता नहीं, भगवान ना करे कोई इस दर्द से गुजरे, लेकिन बहुत ही दर्दनाक मंजर था। बहुत ही, मेरे जो रीडर इस स्टोरी को पढ़ते थे वो कह रहे थे सर मेरे आंखों से आंसू नहीं रुक रहे हैं, इतना दर्दनाक मंजर। कितनी अच्छी कहानी, अच्छी कथा आपको सुनील जी की मिलने वाली है। लेकिन मैं आपको मित्रों एक बात और याद दिलाता हूँ। मेरे एक मित्र थे, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। मित्रों ध्यान से सुनने की बात है, उन पति पत्नी के बीच एक बार छोटी सी तकरार हो गई। पत्नी बहुत सुंदर, मैं तो ये कहूँ कि इतनी सुंदर कि गलती से कोई आदमी उनको छू दे तो उनकी शरीर पर निशान पड़ जाए, इतनी सुंदर महिला, बिल्कुल दूध जैसी धुली हुई है, एकदम जय दूध की तरह गोरी चिट्टी जय। और प्रोफेसर साहब भी कोई कम नहीं थे, ऐसे ही थे जय। लेकिन एक छोटी सी गलती ने प्रोफेसर साहब ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। अब बात आती है, वही दर्द सहने की है, तो गलती प्रोफेसर साहब करते हैं, सजा भुगतती है उनकी पत्नी। अभी बात खत्म नहीं हुई है, बात यहाँ से शुरुआत हुई है। इस दर्द को आप समझिएगा जय, ये महिलाओं के लिए कैसा दर्द है जय, एक कैसा नर्क है, ये कैसा अभिशाप है इस देश में जय, कैसा हम इसको कब तक ढोते रहेंगे, ये बात है।
उस प्रोफेसर ने जब इस अपनी गलती को मान लिया कि मुझसे गलती हुई है, बात आगे बढ़ी। अपनी पत्नी को उन्होंने अपने ही सीनियर प्रोफेसर को कहा कि आप इसके संग हलाला कर लीजिए। मित्रों, बात खत्म नहीं हुई अभी, अब बात शुरू होगी और बात ऐसी शुरू होगी कि आपकी रूह कांप जाएगी। देखिए, उनके जो सीनियर प्रोफेसर यानी वरिष्ठ प्रोफेसर थे उनके, वो भी रहे होंगे 60-65 साल के, हो सकता है इससे भी ज़्यादा ही रहे होंगे। उन्होंने उनको सौंप दिया अपनी पत्नी को कि आप इसके संग हलाला कीजिए। अब आप क्या सोच रहे हैं? ये कौम ईमानदार है? नहीं, अभी बात बाकी है। उन प्रोफेसर ने, सीनियर प्रोफेसर ने उनकी पत्नी के संग हलाला किया और बाद में मना कर दिया कि मैं तलाक नहीं दे रहा। मित्रों, उस प्रोफेसर पर आसमान टूट पड़ा, उस महिला पर आसमान टूट पड़ा कि जानबूझकर एक प्रोफेसर के पास जाती है, अपने आप को सुपुर्द कर देती है और उस कहती है हलाला कीजिए ताकि पुनः उस घर में वापस जा सके। लेकिन उस दुष्ट प्रवृत्ति के सीनियर प्रोफेसर ने मना कर दिया कि मैं तलाक नहीं दे रहा। मित्रों, वो जो पहले वाला प्रोफेसर था उसने सुसाइड कर ली कुछ दिनों बाद ही। ये ऐसा अभिशाप है इस समाज के अंदर जिसे हम झेलते चले आ रहे हैं। इसको हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी जी ने 3 तलाक को बिल्कुल समाप्त किया है। इस कुप्रथा पर एक अंकुश लगाने की बहुत बड़ी कोशिश की है। इससे उन मुस्लिम महिलाओं में खुशी की लहर है। ऐसा ही कुछ? जी बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं तो कहूँगा कि बहुत ही घटिया प्रथा है। मेरे नज़रों के सामने की बात है ये स्टोरी। मेरी किसी की देखी हुई स्टोरी को मैंने अपने शब्दों में पिरोया है। किसी की अपने आँखों से देखी हुई, अपने दिल को महसूस की हुई किसी के दर्द को मैंने अपने कागज़ कलम से उतारा है मैंने इसे। और मैं विश्वास नहीं करेंगे आप, इस कहानी को पढ़ के कई बार रोया हूँ। इतनी दर्दनाक कहानी है और मैं सोच के थर्रा जाता हूँ कि जिस पे ये बीती है वो क्या करेगी। मित्रों, आज के लिए हम यहीं पर समाप्त करेंगे वार्ता को। सुनील जी को हम अपने स्टूडियो में समय समय पर बुलाते रहेंगे और आपको ऐसी कहानियों के माध्यम से हम इस समाज को चेताते रहेंगे। और सुनील गुप्ता जी की कहानियों को हम विश्व के पटल पर रखेंगे और लोग इससे मार्गदर्शन लेंगे। ऐसा मेरा मानना है और ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास भी है कि आपको ये कहानी अवश्य पसंद आएगी। और सुनील गुप्ता जी की जो कहानियाँ हैं उनमें हर एक में एक नई कुप्रथा के बारे में, मार्गदर्शन के बारे में हमें ये संदेश मिलते रहेंगे। गुप्ता जी, और कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गुप्ता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुप्ता जी, आपने बहुत अपना कीमती समय दिया हमें ऐसे हमारे साहित्य टीवी को और हम यही अपेक्षा करते हैं कि आपके जो व्यूअरशिप है इसी तरह से बढ़ती जाए और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप इसी तरह से कहानियों को लेकर के आते रहिए और हम देश के, वर्ल्ड के, विश्व के पटल पर इन कहानियों को रखते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। मैं राजकुमार रत्नेश, आज्ञा दीजिए। साहित्य टीवी देख रहे समस्त दर्शकों का स्वागत है। साहित्यिक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगामी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबा दें। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।